आणि 100% यावेळी जर उमेदवार दिला असता MIMने तर काँग्रेस 100% पडली असती. आपण ते महाविकास आघाडीला मदत झाली, परंतु आम्हाला आता असं वाटतंय की आम्ही कुठं तर चुकलो का महाविकास आघाडीला मतदान करून, आणि पक्षाला पश्चाताप आहे कि अपन चुकलो, उम्मीदवार द्यायला पाहिजे होते. बीजेपी आली तर आली असती, क्या भी करो ये लोग हमको डालने ही वाले हैं. तो आज मुसलमानों की वैल्यू खत्म हो गई वोट की. कोई मुसलमानों को पूछने वाला नहीं. इनको मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए. तुमको चाहिए कांग्रेस पार्टी से इतना लाचार होकर मांगने की टिकट जरूरत नहीं है. टिकट देते या नहीं देते, टिकट नहीं देते तो समाज के साथ हो. तो मैं मुस्लिम समाज को आह्वान करना चाहता हूँ कि जब अपने वोट की वैल्यू ही नहीं रही तो चलो सब लोग मिलकर बीजेपी में प्रवेश कर दें. आप बूथ वाइज निकाल कर देखो, आड़म मास्टर जो दावेदारी कर रहे हैं उनके बूथ में पूरे बीजेपी को वोटिंग है. घरकुल से बसेस भर कर रहा है और बीजेपी को वोटिंग करे. हमारे बूथ में देखो 99% वोटिंग कांग्रेस को है. हमको इस बार आमदार की चाहिए तो एक अच्छे इंसान को, एक काबिल इंसान को उम्मीदवारी दो. सब समाज पीछे आएगा. मैं खुद MIM का रहकर भी उनका काम करूंगा अगर कांग्रेस से उम्मीदवारी मुस्लिम को मिलती. MIM आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ असद साहब और अकबर साहब के भरोसे पर चल रहे. बाकी बताओ हमको क्या, 325 बूथ है, एक बूथ पर 3 एजेंट लगेंगे तो 1000 लड़कों को तो बूथ के लिए तैयार करो. मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरे से क्यों नाराज है पार्टी. मेरी भूमिका यही है, अगर कांग्रेस से मुस्लिम को उम्मीदवारी मिलती है तो मैं कांग्रेस का काम करूंगा. दर्शक नमस्कार. बिहार विशेष या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. बिहार विशेष या कार्यक्रमात आज आपण MIMचे माजी नगरसेवक, माजी गटनेते रियाजभाई खराती साहेब यांना निमंत्रित केलं आहे. खरं साहेब स्वागत आपलं. खरे साहेबांचं वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक वेळेला सडेतोड अशी त्यांची भूमिका असते आणि समाजाभिमुख अशा पद्धतीत त्यांचं काम राहिलेलं आहे. आणि MIMचं काम त्यांनी सुरुवातीपासून सगळं पाहिलेलं आहे. आणि एकंदरीत त्यांचा महानगरपालिकेतला जो कार्यकाळ आहे तर तो एक अभ्यासू नगरसेवक म्हणून ते सोलापूरकरांना चांगले परिचित आहेत. आणि त्याचबरोबर लोकांच्या प्रश्नासाठी त्यांनी बऱ्याच वेळेला आक्रमक भूमिका देखील घेतलेली आहे. लोकसभा निवडणुका पार पडल्या, विधानसभा निवडणुका आता आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी MIMनी माघार घेतली असं म्हणण्यापेक्षा महाविकास आघाडीसाठी ते तटस्थ राहिले असं आपल्याला म्हणता येतं. पण विधानसभा निवडणुकीत आणि त्यातही शहर मध्य मतदारसंघात इथून MIMची मोर्चे बांधणी आपल्याला दिसून येते. प्रत्यक्षामध्ये MIMची भूमिका काय आहे, ज्या राजकीय घडामोडी सध्या घडत आहेत, तर या सगळ्यांचा MIM कशा पद्धतीने विचार करतं, तर हा सविस्तर असा संवाद आपण खरादी साहेबांशी साधणार आहोत. कसं आपण सुरुवातीलाच म्हटलं की लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेला एक तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. तटस्थ म्हणण्यापेक्षा तो महाविकास आघाडीला पाठिंबाच होता. काय त्यावेळेला ठरलं होतं, तो महाविकास आघाडीला पाठिंबा कुठल्या भूमिकेतून देण्यात आलेला होता? सर्वप्रथम मी BR न्यूजचे आभार मानतो आणि BR न्यूजचे जेवढे व्ह्युअर्स आहे आणि चाहते आहे त्यांना माझा नमस्ते, सलाम, आदाब. मी जे बोलेल सत्य बोलेल आणि रोखठोक बोलणारा मी एक कार्यकर्ता आहे. तर ज्यावेळी लोकसभा निवडणूक लागली तेव्हा सर्वात प्रथम मी माझी प्रतिक्रिया दिली की यावेळी MIMनी उमेदवार देऊ नये आणि कुणाशी युतीही करू नये. म्हणजे आपल्याला यावेळी महाविकास आघाडीला मदत करून त्यांना निवडून आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करू. जे केंद्राने जे कायदे आणले होते ते मुसलमानांना घातक होते आणि ते देशालाही घातक होते. जोपर्यंत हिंदू मुस्लिम एकत्र येऊन देशाच्या विकासासाठी आपण हातभार लावणार नाही तोपर्यंत आपण सुपर पॉवर होणार नाही. सर्व जाती धर्मांना सोबत घेऊन जोपर्यंत आपण जाऊ शकतो तेव्हाच आपण सशक्त होतो आणि देशाच्या विकासामध्येही आपलं योगदान होऊ शकते. त्यासाठी आमचे सर्वच गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सर्व मुस्लिमांनी ठरवलं होते की आपण यावेळी जे सेक्युलर आहेत, जे BJPला हरवणारे उमेदवार आहे त्यांना आपण मदत करायची आणि सर्वांनी बाहेर निघून मतदान करायचे. तर सर्वात प्रथम मी प्रतिक्रिया दिलो की आपण उमेदवार देऊ नये
आपण यावेळी महाविकास आघाडीला मदत करू. आपण उभारले की 1 लाख 1.25 लाख मतं खाणार आणि महाविकास आघाडीला तो फटका बसणार आणि 100% यावेळी जर उमेदवार दिला असता MIMने तर काँग्रेस 100% पडली असती. आपण गणित धरा. आम्ही शहर मध्यमधूनच 40,000 मतं घेतो. जिल्ह्यात आमच्या MIMचे 1,00,000-1.25 लाख मतदार आहेत बरोबर. आणि मुस्लिम समाजाचे 4 लाख मतदान आहे. 2.25 लाख बी झाले तर 2.25 लाख मध्ये 5-7 हजार इकडे तिकडे गेले असेल. वन साईड मतदान महाविकास आघाडीला पडला. ते महाविकास आघाडीला मदत झाली, परंतु आम्हाला आता असं वाटतंय की आम्ही कुठं तर चुकलो का महाविकास आघाडीला मतदान करून. म्हणजे जो आम्हाला गिव्ह अँड टेकची हे बरोबर, त्याची असते परतफेड व्हायला पाहिजे. परतफेड व्हायला पाहिजे होते, ते परतफेड आम्हाला झाली नाही. ते उमेदवार निवडून आले, साधारण आमचा आभारही व्यक्त केलं नाही. वोट ऑफ थँक्स ज्याला म्हणतात ते सुद्धा आजपर्यंत तुम्ही बघा कधी खासदाराने आमचा वोट ऑफ थँक्स केला का समाजाचा. आमचे लहान लहान रियाजभाई, मग असा आज म्हणजे पस्तावा या सगळ्या गोष्टीचा होतोय का की महाविकास आघाडीच्या साठी म्हणून MIMनी माघार घेतली होती, याचा काही पश्चाताप किंवा ती चूक वाटते का आज पक्षाला? हा पक्षाला चूक वाटते, आमच्या समाजाला चूक वाटते की आम्ही कुठं तर चुकलो का. आणि हे चूक कशासाठी झाली. आणि सोलापुरात काही आमच्या लोकांच्या संघटनाचा असं मत होता की आपण तटस्थ राहू, कोणालाही मतदान करू नये. परंतु ज्यावेळी देवेंद्र कोटे आणि मनीष काळजे, राम सातपुतेने जहाल वक्तव्य केले, तेव्हा समाजाने एक निर्णय घेतले की यावेळी काही करू, आपण काँग्रेसला मतदान करायचंच. आणि आमचे मुली जे आहे ते आपण 40 दिवस डिलिव्हरीनंतर 40 दिवसाला काय म्हणतात तुम्ही त्याच्यात, बरोबर, तो प्रसूतीनंतर 40 दिवस बाहेर पडत नाही. बरोबर, हो. तरी बी ते मुली आपल्या 1.25 महिना 1 महिन्याच्या मुलींना घेऊन मतदानासाठी रांगेत उभारले. ते जाणीव त्यांनी ठेवली नाही, त्यांनी आभारही व्यक्त केले नाही. याच्या समाजाला पश्चाताप आहे आणि पक्षाला पश्चाताप आहे की आपण चुकलो, उमेदवार द्यायला पाहिजे होते. BJP आली तर आली असती, परंतु जे देवेंद्रने जहाल वक्तव्य केले, हे असे जे अपशब्द वापरले, त्यामुळे समाज चिडला. आणि देवेंद्रचा जे वडील होते ते माझे खास मित्र होते, राजेशभाई. त्यांचं नाव बी राजेशच होता. तो कॉलेजपासून माझे मित्र होते, आम्ही सोबत बसायचे. एक नंबर रॉयल माणूस अपेक्षित होता. नव्हता अशा अपेक्षित पद्धतीचं. नव्हतं. म्हणजे तुम्ही बघा ना, कोटे फॅमिली आहे ना, एक सेक्युलर फॅमिली आहे. त्यांचे आजोबा तात्या कोटे, त्यांचे आमचेच लोक त्यांच्याकडे जाऊन बसत होते. महेश अण्णाचे काही कार्यकर्ते जे मुस्लिम आहेत त्यांचे सोबत राहतात आणि घरकुलमध्ये ते निवडून येतात. वन साईड मुस्लिम मतदान त्याला होतात. परंतु देवेंद्रने असं का केलं आम्हाला कळलं नाही. एक आमदारकीसाठी एवढी लाचारी, आणि तुम्ही जे तुमच्या फॅमिलीवर ते दाग धब्बा लावून घेतला, त्या सर्वांना पटला नाही. महाविकास आघाडीवरती आता तुम्ही नाराज आहात. महाविकास आघाडीने एक मुस्लिम समाज आणि MIM असा काही फरक यामध्ये केला असं वाटतं का? म्हणजे एकीकडे मुस्लिम समाजाचे त्यांनी जरूर आभार मानले असतील, पण MIMचे मानले नाही, असं काही झालंय का? MIMचे मानू नये. मी का म्हणतो, महाविकास आघाडीमध्ये MIM नाही. महाविकास आघाडीचं असं म्हणणं आहे की जसं BJP जातीवाद आहे तसंच MIM जातीवाद आहे. ठीक आहे, आमच्या तुम्ही आभार नाही मानले, आम्हाला काय वाईट वाटलं नाही. परंतु तुम्ही समाजाचा तर आभार मानायला होता, असं समाजाचे लोकांचं मत आहे. ते कुल जमाती तंजीम, कौमी एकता मंच आणि काही उलेमा लोक हे बाहेर निघून आणि समाजासाठी त्यांनी मतदान करायला लावले, त्यांचा तर आभार मानायला पाहिजे होता, असं माझं मत आहे. रियाजभाई, आता आपण हे सगळं बघतोय आणि खास करून आता मुस्लिम समाजातून एक जोरदार मागणी होती की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आता एक शहर मध्यसाठी मुस्लिम उमेदवार महाविकास आघाडीने द्यावा असं एकतर मुळामध्ये म्हणलं जातं. पण याचबरोबर दुसरीकडनं MIMचे उमेदवार उभारणार हे सुद्धा उघडच आहे. अशा वेळेला वाटत नाही का की मतविभागणीचा काहीतरी फटका बसेल आणि जी काही अपेक्षा समाजाला आहे तर ती प्रत्यक्षामध्ये उतरणार नाही? शेवटी समाजातनं आता काय ठरतं? तो समाजामध्ये आता काय म्हणतात? अभी समाज में जो चल रहा है, समाज चाहता है कि हम 50 साल से कोशिश कर रहे हैं
कि मुस्लिम आमदार बने। देखिए राजेश जी, लिंगायत समाज का आमदार है, मराठा समाज का आमदार है, धनगर समाज का आमदार है, पद्मशाली समाज के आमदार हो गए, खासदार हो गए, लेकिन आज तक हमारा मुस्लिम आमदार नहीं हुआ। तो हम भी इस समाज का भाग हैं या नहीं है? फिर पार्टी हमें क्यों मौका नहीं देती, कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी मौका नहीं देती इसलिए एमआईएम यहाँ पर आई। एमआईएम 10 साल पहले तो यहाँ पर नहीं थी। पार्टी ने कभी मुसलमानों को चांस ही नहीं दिया। ये लोग सिर्फ वोट लेते, और आज तो माहौल ऐसा बन चुका है कि मुसलमान को नज़दीक करे तो हमारे हिंदू वोट कटते। फिर मुसलमानों की वोट की वैल्यू क्या है? जो आज चल रहा है कि मुस्लिम समाज के हम कार्यक्रम को जाते या मुसलमानों को नज़दीक करते तो हमारी हिंदू वोट बैंक कटती हमसे। तो ये सोच कांग्रेसला भीती आहे का? कांग्रेस को ये डर है कि हम मुसलमानों को नज़दीक करेंगे तो हमारी हिंदू वोट कटेंगे। मुसलमानों को तो पर्याय नहीं, क्या भी करो ये लोग हमको डालने ही वाले हैं। तो आज मुसलमानों की वैल्यू ख़त्म हो गई वोट की। कोई मुसलमानों को पूछने वाला नहीं। इनको मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। मैं हमारे हिंदू भाइयों से यही कहूँगा कि आपसी ना इत्तेफाकी में हम अपने एक धर्म को दूसरे धर्म को हम जो टारगेट करते हैं, कुछ भी कहकर दूसरे का दिल दुखा दे, ये इस्लाम इसको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और राजेश भाई, लोग बार बार बोलते हैं लव जिहाद। लव जिहाद क्या है? जिहाद के माने ही मालूम नहीं। जिहाद के माने है मुजाहिदाई करना। बोले तो जहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है, जहाँ पर लोगों पर जुल्म होता है, दीन पर तुम्हारे मुसीबत आ रही, तो उस वक्त जिहाद करना। जिहाद के माने किसी को कत्ल करना नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं लव जिहाद। सब में पहले तो मैं बोलता हूँ लव जिहाद इस्लाम में हराम है। इस्लाम गैर महरम औरत, बोले तो हम महरम और गैर महरम ये भी हिंदुओं भाइयों को मालूम होना चाहिए। महरम औरत वो है जो मेरी बीवी है, बहन है, माँ है। बराबर। तो ये औरतों से हम बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। गैर महरम, इसमें रिश्ता कोई नहीं है, बाहर के, हम उसको देख भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, वो हराम है। तो हम जब लव जिहाद में तो एक दूसरे से मिलना होता है, मैं खरी फिजिकल संस्कृति रिलेशन। हाँ, जो जो इस्लाम सिखाता वो है कि तुम गैर महरम औरत से ताल्लुकात नहीं रख सकते। और लव जिहाद में एक दूसरे से मिलते, फिजिकल रिलेशन होते हैं। तो ये तो इसको तो ऐसी सज़ा है, जब तक उसकी मौत नहीं होती उसको पत्थर मार मार कर हिलाक कर दे। तो जो भी लव जिहाद करता है तुम उसको सजाए मौत दो। हमारे इस्लाम में लव जिहाद है ही नहीं। तो जितने लव जिहाद है सबको निकालो, सबको समाज से बहिष्कार करो, इनका बहिष्कार करो, इनको फांसी दो जो भी लव जिहाद करता है। अरे हमारी लड़कियों को हम नहीं संभाल रहे और दूसरे लड़कियों को गैर मजहब के लाकर एक दूसरे मजहब को लढाने का इस्लाम सिखाता ही नाही आहे। खरं साहेब, आपण ते पुन्हा त्या राजकीय आपल्या महत्त्वाच्या त्या एका मुद्द्यावर घेऊयात की या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान काही शब्द दिला गेला होता का मुस्लिम समाजासाठी खास? देखो, मैं अभी बताया कि मुस्लिम समाज चाहता है कि हमारे शहर मध्य से मुस्लिम समाज आमदार बने, क्योंकि वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा वोटर मुस्लिम है। सभी पार्टी वाले कोशिश कर रहे हैं और हमारे कुछ ऐसे चापलूस लीडर भी इधर उधर घूम रहे हैं टिकट के लिए। अरे अपनी काबिलियत देखो, अपनी क्वालिटी देखो। तुमको चाहिए कांग्रेस पार्टी से इतना लाचार होकर मांगने की टिकट ज़रूरत नहीं है। टिकट देते या नहीं देते, टिकट नहीं देते तो समाज के साथ आओ, समाज जो डिसीजन लेगा। देखो, सांगली से अपक्ष उमेदवार नाही चुनकर आए। रियाज भाई, अशा वेळेला एक उदाहरण दिलं जातं. म्हणजे आज राजकीय क्षेत्रामध्ये एक याची चर्चा आहे की जर आपण शहर मध्य किंवा पूर्वीचा दक्षिण मतदारसंघ, शहर दक्षिण याचा जर विचार केला तर मुस्लिम उमेदवारांना तिथून संधी दिली गेली, पण पूर्णपणे समाज, जो मुस्लिम समाज त्या उमेदवाराच्या पाठीशी उभारलेला नाही आणि तिथं तो उमेदवार विजयी झाला नाही, अशी पण सगळी उदाहरणं आहेत. बिल्कुल. अशी ही परिस्थिती असताना मागणी होतीये का? सर, 1990 में खैरदी वकील को जनता दल से टिकट दिया गया था। उस वक्त समाज सब साथ में म्हणजे आया। आपण मागणी करतोय पण हाँ. अगदी पूर्णपणे समाज त्यांच्या सुनिए पाठीशी ना उभारत सर। नाही, हा हाँ, इतिहास. वही बता रहा हूँ मैं। तो 1990 में जब खैरदी वकील को जनता दल से टिकट दिया तो समाज 80% समाज साथ में आया। कुछ 20% समाज जो
कांग्रेस निष्ठावन थे लीडर उस वक्त के, जैसे कि मरहूम कय्यूम बुरहान साहब थे, मरहूम ख्वाजा दाऊद नालबंद साहब थे, मोड़कर साहब थे, बेरिया साहब थे, शफी इनामदार थे, या ऐसे उस वक्त के दिग्गज लोग हैं ना जो कांग्रेस निष्ठावन, कांग्रेस से निष्ठा रखकर ये लोग कांग्रेस का काम किए। खैरदी वकील का 4,500-5,000 वोटों से डिफीट हो गए, हार गए। तो पूरा समाज कभी साथ में आता नहीं। उस वक्त खैरदी वकील के रिलेशन सब समाज में थे। एक वाइट कॉलर और सोफिस्टिकेटेड चेहरा था खैरदी वकील, लेकिन उस वक्त उनको हमारे हिंदू भाइयों के भी वोट नहीं मिले। उनकी जिंदगी पूरी हिंदुओं में गई। खैरदी वकील नाम आपने सुना होगा, वो मेरे मामा है। उनकी पूरी जिंदगी हमारे हिंदू भाइयों में गई, लेकिन हमको उनके भी वोट नहीं मिले और हमारे भी वोट कट गए। तो इस तरह से यूनुस भाई से लेकर आज तक हमारा उम्मीदवार इसलिए चुनकर नहीं आता कि हमारा 20% समाज कांग्रेस निष्ठावंत है। आप कितना भी बोलो, वो कांग्रेस को ही डालने वाले। इतना देखकर भी कांग्रेस हमको न्याय नहीं देती और कांग्रेस से टिकट नहीं देती। बड़ी शर्म की बात है। हमारे लीडरों से मैं बोलता हूँ, आओ हम खुद अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, पार्टी को मारो गोली, साथ में आओ, साथ में कुछ करेंगे। लेकिन कोई पार्टी का लीडर डर कर सामने आता नहीं, बोलने को तैयार नहीं। ये लोग जाकर हाथ बंद कर खड़े रहकर टिकट मांगेंगे तो ऐसा टिकट मिलेगी नहीं। इसके लिए ये बगावत करना पडेगा। नाही, ही जी बगावत म्हणतोय ती बगावत कशा पद्धतीची असेल? आणि शेवटी आज आपण बघतोय एकीकडे एमआयएम आहे, दुसरीकडे राष्ट्रवादीतनं काही इच्छुक आहेत, काँग्रेसमधनंही अशी मागणी होतीये। हमारा एमआईएम का कैंडिडेट फिक्स है फारूक भाई शाब्दी, लेकिन फिर भी लोग क्या चाहते हैं, अगर मुस्लिम को कांग्रेस से टिकट मिली तो फारूक भाई के हाथ पैर जोड़कर कुछ तो कर कर उनको रुकाने के चक्कर में है। अगर कांग्रेस से टिकट मिलती, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो पूरा समाज इस बार एक आने के चांसेस है। और इस बार समाज एक आया तो सब मुस्लिम लीडरों को चाहिए कि पार्टी को सामूहिक राजीनामा दो और एमआईएम पार्टी के साथ में आ जाओ। एमआईएम नहीं चलती, जातिवाद है, फारूक भाई को कन्वेंस करेंगे, अपक्ष खड़ा करेंगे, या दूसरी पार्टी कोई है उसका देखेंगे, उसका रिस्क लेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इसमें पार्टी का कुछ लेना देना नहीं। हमको अगर जीतना है तो हमारे साथ 8 से 10 हज़ार हिंदू भाइयों का साथ होना ज़रूरी है। मैं इससे भी पहले भी कहा था कि मोची समाज, क्रिश्चियन समाज और मागास वर्गीय इनको साथ में लेंगे। एक बार हम टर्म पूरा करेंगे तो दूसरे टर्म को मोची समाज को देंगे, मागास वर्गीय को देंगे, क्रिश्चियन समाज थोड़े समाज में, तो हम उसको हमारे इलाके से, अगर वो लोग हमारी मदद करते हैं, क्रिश्चियन समाज वोट बैंक कांग्रेस का है, उनको कुछ मिला नहीं आज तक, अगर वो लोग हमारे को मदद करते, हम मुस्लिम एरिया से उनका एक नगर सेवक चुनकर देंगे, मैं गारंटी देता हूँ। रियाज भाई, म्हणजे आता एक आहे का की आज पार्टी ह्या राजकीय सोडल्या तर समाजामधनं एका व्यक्तीची उमेदवारी समाज मान्य करू शकेल का आजच्या पर्यंत? बिलकुल. म्हणजे आता आपलं जे साधारणपणे आपल्याला दिसतं असं की शेवटी आज एमआयएम कडनं फारुखबाई तर आहेत, दुसरीकडनं तौफिकबाई जे आहेत ते देखील एका उमेदवारीच्या प्रयत्नात आहेत। राष्ट्रवादीचा प्रत्यक्षामध्ये राष्ट्रवादीला ती जागा सुटेल न सुटेल, महाविकास आघाडीकडनं आपण म्हणताय तसं मुस्लिम समाजाला न्याय मिळेल का नाही अजून तरी पिक्चर क्लिअर नाहीये। अशा वेळेला समाजासमोर ऑप्शन काय आहेत? देखो, महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम को उम्मीदवारी मिलने वाली नहीं, ये हालात बता रहे हैं। क्योंकि अडम मास्टर साहब ने जब उनका काम किया था तो उन्होंने अपनी शर्त रखकर ही उनका झंडा हाथ में लिया कि आप चुनकर आए तो भी मुझे छोड़ने का, आप चुनकर नहीं भी आए तो मध्य की सीट हमारे को छोड़ने का। ये उन्होंने उनका कमिटमेंट लेकर उनके साथ काम किया, ऐसा अडम मास्टर का कहना है। और नाही, पण काँग्रेसकडनं तर जाहीरपणे सांगणे की आम्ही कोणालाही शब्द तसाच दिलेला नाहीये कुठलाच। कांग्रेस वाले बोलते, नीचे के लोग बोलते, लेकिन ऊपर अडम मास्टर साहब का इंटरव्यू मैंने भी देखा है। उन्होंने कहा कि मैं शब्द लिए बगैर काम ही नहीं किया हूँ और उनका एक पैसे को हाथ लगाया नहीं। ये मेरे नहीं, अडम मास्टर के शब्द है कि मैं उनका कमिटमेंट लिए बगैर काम किया नहीं, उनका कमिट लेने के बाद ही मैंने कांग्रेस का काम किया है। तो मुस्लिम को छूटने का सवाल ही नहीं, और ये लोग मुस्लिम को देना भी नहीं चाहते। मैं अभी आपको बताया कि हम मुस्लिम को साथ में लेंगे तो हमारे दूसरे वोट कट दे। तो मैं मुस्लिम समाज को आह्वान करना चाहता हूँ कि जब अपने वोट की वैल्यू ही नहीं रही तो चलो सब लोग मिलकर बीजेपी में प्रवेश कर दे। पूरे समाज का समाज, पूरा महाराष्ट्र में एक ऐलान करो
कि हमको कांग्रेस वाले ले रहे, वोट ले रहे, लेकिन न्याय नहीं दे रहे, इंसाफ नहीं दे रहे। तो बीजेपी वाले अगर हमको इंसाफ देते होंगे तो पूरा समाज बीजेपी के साथ में चलो। देखो हमारे को किसका डर नहीं है, ही भावना कोणाची आहे? ये मेरी भावना है कि जब हमको इंसाफ नहीं मिलता तो समाज को पूरे साथ में लाने की कोशिश करेंगे, चलो बीजेपी में प्रवेश करेंगे। वैसे भी हमारे कुछ चापलूस लीडर एकनाथ शिंदे में है, कुछ नहीं, ये लोग हैं ना, कौम के नाम पर, समाज के नाम पर किसी भी पार्टी के पीछे जाने का, पालक मंत्री के पीछे जाने का, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं वो शिंदे घाट में जाने का, थोड़ा बहुत चीरी मीरी का बजट लाने का, वो बेच कर खाने का और अपनी रोजी रोटी चलाने का। समाज के लिए कुणाविरुद्ध तक्रार आहे रियाजभाई तुमची? मेरे हे जे बहुत तुम्ही सारे म्हण- लोगों के नाही, ही तक्रार कोणा बाबतीत आहे? ऐसे जो लोग हैं हमारे, जो इधर उधर पार्टी में घूमते, आप फोटो देखते, वो मंत्री को मिल कर रहा है, ये मंत्री को मिल कर रहा है। एक मुस्लिम लीडर बताओ जिसको पोस्ट मिली और उसने दवाखाना या स्कूल कुछ निकाला का? देखो जैसे ही पोस्ट मिली जगह पर कब्जा किए, अपना अपना वेल सेटल हुए, अपना खुद पैसा कमाए, वेल सेटल हो गए, समाज के लिए जीरो। तो समाज से ऐसा आदमी चाहिए जो समाज के लिए कुछ कर सके। आज के समाज के मसले क्या है वही मालूम नहीं, और ये लोग आमदार की टिकट मांग रहे हैं। कैसा मिलेगी इनको टिकट? टिकट तो मिलने वाली नहीं है, 100% टिकट नहीं मिलने वाली। महाविकास आघाडीकडनं रियाज खरादी यांचं म्हणणं आहे की मुस्लिम समाजाला न्याय मिळू शकणार नाहीये आणि जे आत्ताचं चित्र आहे त्यानुसार तर मुस्लिम समाजाने खरं तर म्हणजे महाविकास आघाडीचा नाद सोडून द्यावा अशा एका मतापर्यंत वैयक्तिक रियाजभाई आलेले आहेत। आणि जर महाविकास आघाडी न्याय देत नसेल आणि आपल्याला लोकप्रतिनिधित्व पाहिजे असेल तर मग भाजपसुद्धा आता आपल्याला काय गैर आहे, तर असा मुद्दा त्यांनी या ठिकाणी मांडला। पण याचबरोबर MIMची जी तयारी आहे ती शहर मध्यमधनं सुरूच आहे आणि शहर मध्यबद्दल त्यांना एक प्रकारची आशा आहेच आहे। रियाजभाई, तोच एक मुद्दा की अशा वेळेला मतविभागणीचा जो फटका आपण म्हणतो की उमेदवारांची तयारी आहे पण मतविभागणीचा जो फटका बसतो, आज MIM या गोष्टीचा विचार करतोय का? बिलकुल किंवा याचबरोबर दुसरा एक आणखीन प्रश्न आहे, वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत MIM आता आहे का? लोकसभेला तर एक तटस्थ अशी भूमिका MIMने घेतलेली होती, पण आता मात्र कशा पद्धतीची तयारी MIMची? एमआईएम का कैंडिडेट तैयार है, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत ही नहीं, कैंडिडेट ऑलरेडी रेडी है और कैंडिडेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को टिकट देना मांगना ये कुछ नहीं है। ऑलरेडी फारूक भाई शाब्दी एमआईएम कैंडिडेट तैयार है। उनका तो कहना है वो लड़ने ही वाले, कांग्रेस से मुस्लिम को मिले तो भी लड़ने वाले। क्यों कि इनको गिराने में कांग्रेस वालों का हाथ था, फिर ये फारूक भाई बोलने वाले उनको क्यों चुनकर देने का? मैं गिरा तो उनको साथ में लेकर गिरने वाला। मत विभागनी होने ही वाली। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे मुस्लिम उम्मीदवार है वो MLC की मांगनी करें। MLC भी ऐसी जहां से आसानी से चुन कर आए। घोड़ा बाजार जब होगा तो वो कैंडिडेट का ऐसा कोई नहीं है कि 50 करोड़ रुपए खर्चा कर कर नाही, पण एक असा प्रयत्न होणार नाही का ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडीने आव्हान केल्यानंतर MIMने विचार केला तसा MIMच्या बाजूने काही असा मुद्दा मांडण्यात येणार आहे का की आता मात्र मुस्लिम समाजाला न्याय हवा आणि यासाठी आम्ही निवडणुकीत उभारतो आहोत? किंवा या आव्हानाला प्रतिसाद मिळेल का नाही? मैं व्यक्तिगत ये महाविकास आघाड़ी को अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हमने खासदारगी में आपका साथ दिया है, यहीं पर ही नहीं बहुत जगह पर हमारी वजह से खासदार चुनकर आए महाविकास आघाड़ी के, तो ये इसका एहसान का बदला चुकाने का वक्त आपको आ गया है। तो शहर मध्य से टिकट अगर छूटती होंगी, मुस्लिम को नहीं देते होंगे, तो कम से कम MIM को तो मदद करो। हम आपको मदद किए, परत फेड करने का टाइम आ गया है, आप हमारे को मदद करो। रियाजभाई, आता खरं तर म्हणजे तुमचा जर आपण सगळा परिसर पाहिला तर थोडा शहर उत्तर शहर मध्य असा येतो। उत्तर बाबत MIMचं धोरण काय आहे आणि दक्षिणमधून यावेळेला लढण्याची तयारी MIMने ठेवलेली आहे का? देखो अगर इस बार MIM को जीतना है तो पूरी तरह राजनीति करना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी को हम दोनों तरफ भी जड़ है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। उत्तर में भी हमारी 15,000 की वोट बैंक है,
और दक्षिण में भी हमारी 15-16 हज़ार की वोट बैंक है। हम दोनों तरफ भी ये दे सकते हैं उमेदवार। पण हे आता दोन्हीकडचे उमेदवाराच्या बाबतीमध्ये झालं. पण हे सगळं होत असताना महत्त्वाचं म्हणजे ज्या लोकसभेमध्ये ज्या पद्धतीचा राग एक मोदींवरती होता किंवा केंद्र सरकारच्या धोरणावरती होता, एकीकडे तोच एक मुद्दा हे विचारायचा तुम्हाला की मोदींचं एक स्पष्ट असं धोरण आहे सबका साथ सबका विकास. या त्यांच्या धोरणावरती समाजाचा विश्वास का बसत नाही? नहीं, देखो नहीं, आता सबका तरी साथ स्पष्ट सबका सबका विकास, साथ- मैं क्या बोलता हूँ, पंतप्रधान योजना जो भी जाहिर होती है सब हिंदुओं को नहीं मिलती, मुसलमानों को भी मिलती है, ये हम सबका एक्सेप्ट साथ करते सबका विकास हे हैं। जे अब जो धोरण आहे, लाड़की बहन योजना है सिर्फ हमारी हिंदू बहनों को नहीं, मुस्लिम बहनों को भी मिलती है, लेकिन ये इनके जो जहाल वक्तव्य है, आपण घरकुल सुद्धा पाहिली. हाँ, घरकुल भी बोल रहा हूं मैं, जो भी योजना निकलती सरकार की तो उनमें हमारा 5-10% हिस्सा हमारा भी रहता ही है। ऐसा नहीं कि सब हिंदुओं को दो, मुसलमानों को दो मत, ऐसा नाही, धोरण मूळ नहीं मूळ है। राग कुठला आहे तुमचा? हमारे को गुस्सा सिर्फ इस बात का है, एनआरसी में आपने क्या किया कि बाहर मुल्क से जो हिंदू आए हम उसको नागरिकता देंगे, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को बाहर निकालेंगे। ये कैसा होगा राजेश भाई? और तुम्हारा दूसरा मुद्दा है वो इसका सीसीए का, कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड में नुकसान हमारा नहीं, हमारे साथ दलित भाइयों का भी है। कॉमन सिविल कोड में सबका नुकसान होगा। देश को आज तरक्की करना है तो सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो यूपी में चल रहा है, बुलडोजर कहाँ पर चलता है? सिर्फ मुसलमानों के घर पर। जितने भी लीडर मारे जा रहे हैं, बाहुबली लीडर मारे जा रहे हैं, सब मुसलमान है। अतीक अहमद से लेकर शाहबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, ये सब लीडरों का कत्ल हुआ बोल रहा हूँ मैं, इनकाउंटर नहीं हुआ, इनका कत्ल हुआ। तो ये जो जुल्म ज्यादती चल रही है, इससे मुसलमान नाराज होता। तुम आओ, हमको गले लगाओ, हम गले लगने को तैयार है, लेकिन आप जो मंदिर मस्जिद की बात देखो, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, एक भी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना और शांत हो गए, कहीं पर भी दंगल नहीं हुई। 370 का मसला आया, उस पर भी कहीं भी दंगल नहीं हुई। लेकिन आज ये लोग, कुछ लोग इनके चाहते हैं कि महाराष्ट्र में दंगल हो। रामगिरी महाराज को आगे करके स्टेटमेंट देने लगे, नुपुर शर्मा, रामगिरी महाराज, इनको दूसरे मजहब में इंटरफेयर करने का हक दिया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने? कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको हक दिया है क्या? दूसरे मजहब को ठेस पहुंचाओ, दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ में बोलो। तो ये नीतीश राणे, उसका राजकारण सिर्फ जिहादी, लव जिहाद, हिंदू पेटून उठा। 80% तो हिंदू है, हम तो 20% है। तो 80% में आप हिंदू सेफ नहीं है क्या? मुख्यमंत्री आपका, मिनिस्टर आपके, पूरे खासदार आपके, पूरे 48 खासदार आपके, फिर भी ये लोग बोलते हैं कि हिंदू सेफ नहीं है, हिंदू नो पेटून उठा, जागा हुआ। अरे सब हिंदू जागा ही हुआ है मेरे भाइयों। अगर हिंदू जागता नहीं तो महाविकास आघाड़ी के 30 खासदार चुनकर नहीं आते। वो लोग भी चाहते हैं कि अभी बस करो, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये बंद करो। अभी अपने को विकास करना है तो सब धर्म को एक साथ आना रियाज पड़ेगा। भाई, जो काही ट्रेंड लोकसभेला होता किंवा आता जो काही तुमचा संताप आहे या सगळ्या गोष्टीचा, आजही तेच वातावरण असं तुम्हाला वाटतं का? याच्यामध्ये काही नक्कीच बदल झालाय? म्हणजे महाविकास आघाडीसाठी कशा पद्धतीचं वातावरण आहे? महाविकास आघाड़ी को बहुत अच्छा म्हणजे वातावरण- लोकसभेला त्यांच्या बाजूने वातावरण होतं. आज भी महाविकास आघाड़ी को बहुत अच्छा वातावरण है। लेकिन ये लोग जो मुसलमानों को दूर रखकर, मुसलमानों को अपनी वोट बैंक बनाकर सिर्फ इनको वोट चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा करेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में नुकसान होगा। सब समान, दूसरे समाज को न्याय दे रहे तो हमको भी न्याय दो, एक समाज को एमएलसी दे रहे तो एक एमएलसी हमको भी दो। हम हकदार नहीं है क्या? हम आपको वोट नहीं करते क्या? वन साइड वोट। आप बूथ वाइज निकाल कर देखो, आड़म मास्टर जो दावेदारी कर रहे हैं उनके बूथ में पूरे बीजेपी को वोटिंग है। घरकुल से बसेस भर कर रहा है और बीजेपी को वोटिंग करे। हमारे बूथ में देखो 99% वोटिंग कांग्रेस को है। फिर भी आप मानने को तैयार नहीं, मुसलमानों ने आपको वोट किया है। उद्धव साहब ने कहा कि हमको मुसलमानों ने वोट दिया,
लेकिन हमारे यहाँ के खासदार नहीं बोलते कि हमको मुसलमानों ने वोट दिया, तो फिर कहाँ से आए इतने वोट? मग हे सगळं तुमचा अपेक्षाभंग झाला म्हणायचा, हा. समाजाचा अपेक्षाभंग झाला महाविकास आघाडीकडनं. हमारा इसमें पूरी तरह से धोखा दिया गया हमको कि हमारे वोट लिए लेकिन हमको कुछ मिला नहीं. हमको इस बार आमदारगी चाहिए तो एक अच्छे इंसान को, एक काबिल इंसान को उम्मीदवारी दो, सब समाज पीछे आएगा. मैं खुद एमआईएम का रहकर भी उनका काम करूंगा अगर कांग्रेस से उम्मीदवारी मुस्लिम को मिलती. लेकिन अगर मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं मिली तो मैं लोगों से कहूँगा क्या कुछ हिंदू भाई हमको भी साथ दो, बिल्कुल हम आपको साथ देंगे. मोची समाज को मैं खुद वादा करता हूँ, नहीं, पण या मैं सगळ्या- हमारे पूरे मुस्लिम उलेमा लोगों को आपके साथ बिठाता हूँ. इस बार आप हमको साथ दो, हम इंशाल्लाह अगली बार आपका आमदार बनाएंगे. पण या सगळ्यामध्ये आणखीन एक प्रकार होतो की हा नेहमीचा एक तो आरोप की एमआयएमला भाजपची बी टीम म्हणायचा, असा तो जो काही आरोप होतो, या गोष्टीचा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित केला जाईल का? बिल्कुल, वो लोगों को काम ही नहीं है कि एमआईएम को टारगेट करने का. अगर एमआईएम बी टीम होती तो यहाँ से कांग्रेस खासदार चुनकर आया होता क्या? हमारे पास उम्मीदवार तैयार थे ठहरने के लिए. हमारे पास बहुत सारे मागासवर्गीय एससी कैंडिडेट हमारे को टिकट मांग रहे थे, लेकिन हमने टिकट नहीं दिया. हम किसी को भी टिकट देते तो वो कम से कम 1 लाख वोट खाता, 1 लाख वोट. असद साहब और अकबर साहब इनके एक एक स्पीच होते तो 1 लाख वोट उसको ते गिरना ही सहज गिरना था. त्याच्यामध्ये होते. हाँ, सहज होतील सहज. त्याच्यामध्ये. आपको भी पता है. फिर बी टीम कैसा हो गए हम? देवजभाई, आता हे की एमआयएम कडनं ज्या वेळेला काही इच्छुकांची नावं समोर येत होते किंवा काही जणांनी तशी काही तयारी दाखवली किंवा त्या गोष्टींनी त्यांची तयारी सुरू झाली, अशा वेळेला त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न एमआयएम मधून झाला. तर हा एक प्रकार काय की शहर मध्यमधनं ठीक आहे की फारुख भाई हेच उमेदवार असतील, पण बाकी इच्छुकांचा विचार त्या ठिकाणी होतोय का तसं? कौन इच्छुक है? किसकी कैपेसिटी है बोलो ना. कौन कैपेबल है? फारूक शाब्दी को छोड़े तो कौन कैपेबल है? मैं खुद नहीं, मेरे बारे- रियाज भाई असू शकतात. हाँ, मैं कैपेबल हूँ, लेकिन उसको देखो, म्हणजे- निवडणूक ये सरपंच की और नगर सेवक की नहीं है. इसके 325 बूथ ठीक है. आहे, एमआयएम मध्ये अस्वस्थता आहे काही? हाँ, नहीं, कुठली अस्वस्थता नहीं. 325 बूथ है शहर मध्य में. एक बूथ को सिर्फ 1 लाख रुपए खर्चा पकड़ो, 1 लाख रुपए एक बूथ को, तो 3.25 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ रुपए तो सिर्फ बूथ पर खर्चा है. बूथ पर हम अगर बैठकर प्लानिंग कर करेंगे तो हमारे पास प्लानिंग नहीं है एमआईएम पास. हम असद साहब और अकबर साहब के भरोसे पर इलेक्शन लड़ते, हमारे पास कुछ भी प्लानिंग नहीं है. हम इन दोनों भाइयों के भरोसे पर इलेक्शन लड़ते हैं कि इन लोग आएंगे और समाज एक होगा, हमको वोट डालेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है. कुछ लोग चाहते हैं कि तुम्हारा काम क्या है बताओ. अब मैं एमआईएम राव को बोल रहा हूँ तो तुम बोलेंगे कि ये खुद ही एमआईएम पर टारगेट कर रहे हैं. मैं जो भी है रोक टोक बोलता हूँ, मैं किसी के दबाव में बोलता नहीं, किसी को डर कर बोलता नहीं. इसीलिए तो सारा शहर मेरा दुश्मन है. एमआईएम आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ असद साहब और अकबर साहब के भरोसे पर चल रहे. बाकी बताओ हमको क्या? पक्ष 325 संगठन, पक्ष संगठन नहीं है, बॉडी तैयार नहीं है, और हम लोग कहाँ घूम रहे? जहाँ हमको वोट मिलने ही वाले वहीं फिर रहे. हमारे पास बूथ वाइज बूथ एजेंट है क्या? नहीं है. तो इस पर काम करना पड़ेगा. बूथ एजेंट, एक बूथ पर कम से कम 3 एजेंट चाहिए. तो हमको कम से कम नाही, रियाज भाई, 1000 पक्षाकडे कधी तुम्ही अशी भूमिका मांडली का की ज्या शेवटी जे म्हणतो आपण ज्या त्रुटी आहेत, शेवटी आज एमआयएम सारखा एक पक्ष आहे आणि त्याला जेव्हा इथं प्रतिसाद मिळतो तेव्हा या ज्या त्रुटी तुम्हाला वाटतात की निवडणुका लढवण्याच्या दृष्टीनं, या तुम्ही कधी पक्षासमोर मांडल्यात का आणि अशाला तुम्हाला मिळालेला प्रतिसाद काय असतो? सर कैसा है, अभी आपको खुलकर बताने में कोई हर्ज नहीं. वो लोग मुझे अपना एमआईएम का मानते ही नहीं. वो बोलते ये इसकी ज़बान अच्छी नहीं, कुछ भी बोला तो ऐसी बात करता कि सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचती. नाही, पण एमआयएमचे तुम्ही माजी नगरसेवक म्हणून आहात, माजी गटनेते गटनेता आहात. है. एमआईएम को महापालिका में उरूज पर लाने वाला मैं ही हूँ. का तुतारीवाली म्हणून तुमच्याकडे नाही, बघतात की घड्याळवाले म्हणून बघतात? मग नेमकं काय असं? मैं एमआईएम का जब तक पक्ष में रहा, कभी पार्टी से गद्दारी नहीं किया,
पार्टी के खिलाफ कुछ काम नहीं किया। आज भी आपके सामने बैठा तो एमआईएम का गठ नेता बनकर बैठा, वो मुझे मीटिंग में नहीं बुलाते, तो मैं आपके चैनल से उन तक बात पहुंचाता हूं कि 325 बूथ है, एक बूथ पर 3 एजेंट लगेंगे, तो 1000 लड़कों को तो बूथ के लिए तैयार करो। साथ में लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा। 1000 एक बूथ पर, ये बूथ पर ये रियाज खरादी काम करेगा, एक बूथ पर राजेश भाई काम करेंगे, एक बूथ पर पुणेकर काम करेगा, एक बूथ पर सोहेल काम करेगा, एक बूथ पर मोहसिन काम करेगा। ऐसा इनके पास नियोजन नहीं है। हम नियोजन से मार खाते। हम स्टार्ट में लीड लेते, जब पेटियां खुलती है तो हम 5000, 7000, 10,000 तक की लीड जाते, बाद में हम माइनस होते जाते। नेहमीच तो अनुभव। कहाँ पर, हाँ, कहाँ पर माइनस हो रहे और क्यों माइनस हो रहे, वहां पर काम करना पड़ेगा, वहां के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आकर इलेक्शन में रुकेंगे तो चुनकर थोड़े आने वाले। अन्य समाजासाठी एमआयएम ला काम करणं भाग आहे. हाँ भाग बिल्कुल। और शाब्दी साहब अन्य दूसरे समाज पर भी नाही, काम शाब्दी कर रहे हैं। साहेबांचं नेतृत्व तर आहेच आहे की ते सगळ्या समाजासाठी काम देखो, करतात. शाब्दी साहब एक नंबर आदमी है, वाइट कॉलर है, वेल क्वालिफाइड है और रहमदिल इंसान है। और राजकारण में रहमदिल इंसान नहीं चलता। हाँ, आप देखते हो किसी के तो गर्दन पर पैर रखकर ऊपर चढ़ना पड़ता, वो शाब्दी साहब में नहीं है। वो एकदम अच्छे इंसान है। तो शाब्दी साहब को चाहिए कि संगठन मजबूत करें। संगठन जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा, हम 10-15 हजार वोटों से मार खाने ही वाले। रेजभाई, तुमची कोणती भूमिका पटत नाही? ज्या तुम्ही म्हटला की मी सांगतोय पण त्यांना पटत हा, नाही, आणि तुमच्याबद्दलचा मग राग कशासाठी आहे सगळा? माझी रोकटोक भूमिका कुणालाच पटत नाही। मला कोणतीही पार्टी स्वीकारायला तयार नाही। ये अपने को नहीं चलता। हाँ, नाही, पण ये एमआयएमचा आपण विचार करू हा. की एमआयएम मध्ये म्हणजे काय तुमची कोणती भूमिका त्यांना पटत नाही, किंवा तुमचं कुठलं सांगणं त्यांना योग्य वाटत नाही? आता त्यालाच माहित, मी तर कधी काय बोललो नाही। त्यांनी असं विचार करत असेल की का हे असं काय आहे आपल्या- किंवा हे लय हुशार आहे, आपल्याला हुशार माणूस नको। का तुमचे जे सगळ्या पक्षाशी संबंध आहेत, सगळ्या समाजामध्ये रियाजभाईंचं वावर असतो, हा. सगळ्या गोष्टीचा, कट्टर एमआयएमचे म्हणून तुम्ही चालत नाही असं आहे का काही? हाँ, म्हणजे मैं कट्टर एमआईएम नहीं हूँ। मैं इंसानियत को मानने वाला हूँ। मैं मुसलमान हूँ, इसका मुझे फ़ख्र है, लेकिन इस्लाम इंसानियत का धर्म सिखाता है। हर समाज में मेरे संबंध है, हर पार्टी में मेरे संबंध है। मुझे महेश गादेकर साहब, कारमपुरी साहब, शंकर पाटिल, ये लोग मेरे को बोल रहे अरे तू क्या हमारे लिए नया है क्या, हमारे पास आ। फिर भी मैं आज तक पार्टी नहीं छोड़ा, पार्टी में हूँ। जब तक वो लोग मुझे पार्टी से निकाल दे नहीं, मैं एमआईएम में हूँ। पार्टी से निकालने के बाद ही मैं अपना बस्तान दूसरी जगह बैठाऊंगा। नाही, कुठल्या गोष्टीवरती आक्षेप आहे? नाही, ये- का कोणत्या गोष्टी पटल्या नाहीत किंवा आक्षेप आहे कुठल्या गोष्टी रियाजभाईंच्या? मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरे से क्यों नाराज है पार्टी। अभी जो नीचे पोरटोरो काम का करतात, असंच होतात की पोरटोरो- का तुम्हीच एमआयएम पासून फटकून राहता असं काही? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल दिलो जान से एमआईएम के साथ था, हूँ और आज भी हूँ। लेकिन वो लोग क्यों नहीं चाहते मुझे साथ में लेना, समझ में नहीं आया। अभी कल निवेदन देने को गए थे, मालूमात नहीं निवेदन देने के लिए जाने का, कुछ भी बोलने का, मुझे साथ में लेकर जाते, किसी मौलाना को साथ में लेकर जाते। हमको जातिवाद की राजनीति नहीं करना चाहिए। हमको हमारे इस्लाम क्या सिखाता है वो लोगों तक पहुंचाना था। क्या हजरत पैगंबर पर आज ये लोग टिप्पणी कर कर पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मुसलमानों पर टीका टिप्पणी करें। देखो राजेश भाई, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वो हयात थे, जिंदा थे, उस वक्त लोग उन पर कूड़ा करकट बोले तो कचरा ये डालते थे। हुजूर ने कभी उन पर नाराजगी जाहिर नहीं की, उनको कभी बुरा भला नहीं कहा। चाहते तो दोनों पहाड़ों के बीच शहर को दबा सकते थे, उनमें वो ताकत थी। लेकिन उन्होंने कभी भी, उनके पड़ोसी यहूदी थे, जब भी ये इबादत करते वो खलल डालते, गाना बजाना करते यहूदी। 3 दिन तक जब उसके गाने बजाने की आवाज़ नहीं, तो हमारे नबी खुद उसके घर पर गए, जाकर देखा तो वो बीमार था। बोले कि क्या हुआ, 3 दिन से आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ गया ये? जाकर उसके घर पर गए तो कोई नहीं, वो बीमार पड़ा हुआ था। हकीम को लाकर उसका इलाज करे। ऐसे हमारे प्यारे नबी है। और जहाँ भी अमेरिका, फ्रांस,
रूस, यहाँ पर इस्लाम फैला, यहाँ सलेबी जंगें नहीं हुई, यहाँ पर कोई तबलीगी नहीं हुई, लेकिन हमारे नबी के कैरेक्टर को देखकर लोग बोले कि जिस धर्म का नबी ऐसा है तो वो धर्म कैसा होगा, इससे इस्लाम फैला है। आप हमारे नबी के कैरेक्टर की किताबें पढ़ो, फिर बात करो। आप कुछ भी उठाते हो, मुंह उठाते हो और बात करते हो, जातिवाद फैलाते हो। और एकनाथ शिंदे, मुझे अजब लगा, एकनाथ शिंदे बोल रहे यांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही। अरे साहब, आपको चाहिए उनके ऊपर केस कर और उनको जेल में डाले और एक ऐसा कायदा केंद्र सरकार से बनाए, अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म के प्रतिष्ठित लोगों पर टीका टिप्पणी करता उसको 10 साल की सजा हो। अगर कोई मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बात करता है तो उसको भी 10 साल की सजा हो। ऐसा अमेंडमेंट करना चाहिए कायदे में। नाही बरोबर, निवडणुकीच्या काळामध्ये दरम्यानमध्ये असे कोणतेही खरोखरच समाजामध्ये विद्वेष निर्माण करणारी खरं तर वक्तव्य नकोच आहेत. रियाजभाई, एक शेवटचा असा प्रश्न की म्हणजे ज्या वेळेला तौफिकबाईंनी एक राष्ट्रवादीचा पर्याय निवडलेला होता, अशा वेळेला खरं तर त्यांना तुमच्याकडनं सुद्धा अपेक्षा होत्या आणि त्यांनी तुम्हालाही गृहीत धरलेलं होतं, पण त्यावेळेला मात्र तुम्ही त्यांच्यावर गेलं नाही, MIM मध्येच तुम्ही राहिलात आणि आज मात्र MIM कडनंच एक अशी भूमिका घेतली जाते की तुम्हाला बाजूला ठेवून काही राजकारण केलं जातं. हा प्रकार कसा वाटतो? बहुत अच्छा सवाल किया आप। तौफीक भाई जब बाहर आए और उन्होंने डिसीजन लिया कि राष्ट्रवादी में जाने का है, तो मैं तौफीक भाई को बोला, अध्यक्ष थोड़े दिन रुको, फारूक शाब्दी अध्यक्ष रहने दो। मैं गठ नेता था, मैं बोला गठ नेता मैं छोड़ता, आप गठ नेता बनो, तुम गठ नेता बनो, अपन महापालिका संभालेंगे, शाब्दी साहब को ऊपर राजकारण करने दो। और जब तक अपना टर्म पूरा नहीं होता 5 साल का, अपन पार्टी मत नहीं छोड़ेंगे। 5 साल के बाद छोड़ो, लेकिन अभी बीच में पार्टी मत छोड़ो। तो ये तौफीक भाई को मैं सलाह दिया हूँ और उनके साथ में था। जब हम शरद पवार साहब को मिलने गए थे बॉम्बे में, मैं खुद उनके साथ में था। तौफीक भाई को वही समझाया कि थोड़े दिन रुको, अभी अपना 1 साल में टर्म खत्म होने को आ रहा है, खत्म होने के बाद अपन डिसीजन लेंगे। मेरी इतनी कुर्बानी भी हमारी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती, ये मेरी कुर्बानी है। मैं तौफीक शेख के साथ नहीं गया, MIM में रहा। तौफीक शेख मेरे बचपन का दोस्त, मेरे कॉलेज का 1 साल जूनियर मेरे से तौफीक शेख। नाही, महापालिका कारणीभूत ठरली का की तुम्ही स्वतंत्र काही निर्णय गटनेता म्हणून घेतले आणि एक पक्षाची वेगळी भूमिका होती, तो काही मुद्दा आजपर्यंत कायम राहिला का? नहीं नहीं, जो स्टैंडिंग, आप जिस स्टैंडिंग की बात कर रहे हो, स्टैंडिंग को मेरा नाम दिया और परिवार को मेरे लड़के का नाम दिया। उस वक्त लिटिगेशन हुआ और वो तौफीक तुम्ही भाई निर्णय चाहते घेतले? हाँ, निर्णय मैंने नहीं लिया, पार्टी ने लिया था। तौफीक शेख चाहते थे कि उनके गट का सदस्य स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बने, और उस वक्त तौफीक शेख के नगर सेवकों की संख्या ज़्यादा थी और जिसकी संख्या ज़्यादा उसका गठ ने था। तो तौफीक भाई मेरे को बोले कि मेरा नाम देने का स्टैंडिंग को। तो फारूक शाब्दी का आदेश था, पार्टी का आदेश था कि अजहर उंडेकरी का नाम देना था। तो मैंने कोरा लेटर पैड साइन कर फारूक शाब्दी को दिया, तौफीक शेख को नहीं दिया। चाहता तो तौफीक शेख को देकर परिवहन मैं ले सकता था, मैं कोरा लेटर पैड दिया। फिर ये लोग क्या किए, नया गढ़ बनाए, नया गढ़ बनाकर नूतन गायकवाड़ को गढ़ नेता किए। उस वक्त मैं अपना इन्फ्लुएंस वापर कर, मेरे तालुका जैसा आपने बताया, मेरे सब पार्टी में सब बड़े बड़े लोगों से मेरे संबंध है। बीजेपी के लोग तो मेरे को बहुत सपोर्ट किए, ये लोगों से मेरे संबंध थे। मैं अपना रुसूख वापर कर उनका नाम लेने नहीं लगाया, अपना नाम दिया। तो वो लोग बोले कि तुम्हारा नाम लेते हम, तुम्हारे ऊपर भरोसा है, दूसरे का नहीं लेते। तो उस वक्त मैं मेरा और मेरे बेटे का दिया। मुझे मालूम था ये लिटिगेशन होने वाला है, इसमें झगड़ा होने वाला, कोर्ट मैटर होने वाला, दूसरा आदमी इसको फेस नहीं कर सकता। फारूक भाई भी बोले जो हुआ अच्छा हुआ, उसकी नाराज़गी नहीं थी। बाद में क्यों नाराज़ हुए मुझे पता ही नहीं चला। इतनी मेरी सारी कुर्बानियाँ पार्टी के लिए है और ये लोग मुझसे नाराज़ है। फारूक भाई नाराज़ नहीं है, जो पोरा टोरा है, बाकी लोग उनके साथ में जो हाँ, है। जो लड़के हैं। फिर मैं भी थोड़ा दूर रहा कि मेरी वजह से अगर फारूक भाई को तकलीफ होती होंगी। कुछ लड़के नहीं चाहते कि मैं पार्टी में आऊँ। मैं फारूक भाई को बोला आप ठीक है, नहीं बुलाते हो तो भी मेरे को नाराज़गी नहीं, आप ठीक है, आप अपने तरीके से काम करो। आता कशा पद्धतीची भूमिका आहे तुमची? मेरी भूमिका यही है, अगर कांग्रेस से मुस्लिम को उम्मीदवारी मिलती है
तो मैं कांग्रेस का काम करूँगा, और अगर कांग्रेस से उम्मीदवारी नहीं मिलती तो दूसरे समाज को भी जोड़ने का काम करूँगा, और फारूक शाब्दी कैसे चुनकर आते ये मैं उनको प्लान तयार कर कर दूंगा. MIMचे पालिकेतील माजी गटनेते तसंच माजी नगरसेवक रियाजभाई खरादी यांच्याशी साधलेला आपण हा संवाद, खरं म्हणजे जी अपेक्षा आपल्याला होती की रियाजभाई बोलतील त्या पद्धतीनेच त्यांनी वेगवेगळ्या विषयावरती इथं भाष्य केलं. बरेचसे मुद्दे होते, म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे लोकसभेला जे वातावरण होतं ते आता विधानसभेला आहे का, आणि शेवटी महाविकास आघाडीला MIMनी सुद्धा सहकार्य केलेलं होतं. एक समाज म्हणून मुस्लिम समाजाने मोठ्या प्रमाणात एक सहकार्य केलेलं होतं, तर त्याची परतफेड होते का, तर महत्त्वाचं विधान आत्ता रियाजबाईंकडनं आलं. म्हणजे खरं तर लोकसभा निवडणूक होऊन मला वाटतं काही महिन्याचाच अवधी गेलेला आहे, आणि यामध्येच आज त्यांचं म्हणणं आहे की समाजामध्ये भावना अशी निर्माण झालेली आहे की महाविकास आघाडीने आम्हाला फसवलं आहे, आमची फसवणूक झालेली आहे, आणि महत्त्वाचं म्हणजे महाविकास आघाडीकडनं मुस्लिम उमेदवाराला संधी मिळेल असं कोणतंही चिन्ह दिसत नाही. आणि त्यांनी स्वतंत्रपणे आपली एक वैयक्तिक भूमिका मांडली, जर काँग्रेसनी मुस्लिम उमेदवार या लोकसभेला विधानसभेला दिलात तर आम्ही काँग्रेससोबत राहू, अन्यथा समाज जो निर्णय घेईल तर त्या समाजाबरोबर आपण राहू. आणि शेवटी आज आपण MIMचेच आहोत आणि MIMचे एक कट्टर माजी नगरसेवक म्हणूनच आहोत, आणि निश्चित विधानसभेला फारुखभाई यांची उमेदवारी पक्की आहे आणि त्यांच्यासाठी आम्ही कार्य करू, अशा पद्धतीचं म्हणणं रियाज खरादी यांचं आलं. आणि जो काही पक्षांतर्गत थोडासा विरोध त्यांच्या बाबतीमध्ये दिसतो तर तो केवळ फारुखभाई यांचं ते मत नक्कीच नाही आहे, जे कोण इतर आहेत तर त्यांचा विरोध आहे आणि त्या विरोधाला आपण जुमानत नाही, अशा पद्धतीचं रियाजबाईंचं म्हणणं आलं. आणि विशेष म्हणजे जी वक्तव्य सध्या देशभरात होत आहेत, राज्यभरात काही चाललेली आहेत, तर निवडणुकीच्या दरम्यानमध्ये अशी कोणतीही वातावरण बिघडवणारी वक्तव्य येऊ नयेत आणि समाजातलं सौहार्दाचं वातावरण कायम राहावं अशी अपेक्षा देखील रियाजबाईंनी व्यक्त केली. सगळ्याच प्रश्नांना एक मनमोकळेपणाने आणि स्पष्ट वक्तेपणाने रियाजबाई बोलले. याबद्दल बिहार न्यूजच्या वतीनं त्यांचे मनपूर्वक आभार. खरंच धन्यवाद.